हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 और जो न्यू एडिशन बुक आएगी उसमें मे बी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैं आपको अपनी टी.एस. ग्रेवाल बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जब न्यू बुक अवेलेबल होगी मेरे पास तो मैं आप लोगों को अपडेट भी दे दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Theory base of accounting. A sound theory is the basis for development of any discipline. It assumes importance because the financial statements are useful to a number of users such owner, investor, creditors, lenders, government, etc. It is necessitated the need to develop principle, concept and conventions having universal acceptance based on which financial statements are prepared. मतलब अकाउंटिंग जो हमारी थ्योरी है उसका होना क्यों ज़रूरी है, उसका होना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो डिसिप्लिन। भाई देखिए हम कोई भी काम कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में भी, तो हमारी लाइफ में भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हमें टाइम से उठना है, टाइम से अपना काम कंप्लीट करना है, टाइम से हमें स्कूल जाना है, तो ये क्या है, डिसिप्लिन है हमारी लाइफ का। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी डिसिप्लिन के लिए अकाउंटिंग थ्योरीज इंट्रोड्यूस करी गई। ये जो थ्योरी है इनके बेसिस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं हमारे ओनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए और लेंडर्स के लिए। देखिए हमने ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हमने पढ़ा था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़फुल होते हैं हमारी थर्ड पार्टीज़ के लिए, ओनर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं वो इंट्रोड्यूस करे गए सो दैट वी कैन मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाएँ। और वो क्या हो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी काम कर लिया, नहीं, हम एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जब हमारा काम एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि अकाउंटिंग की हमारी प्रोसेस है, तो हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो हमारे रिज़ल्ट दूसरे को समझ में ईज़िली आ जाते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं। बहुत सारे मतलब हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करे गए हैं और रिकमेंड करे गए हैं बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़ लाइक द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स इन देयर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बुलेटिन। ओके स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी थी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब हमारे अकाउंटिंग में इस तरीके की थ्योरीज वगैरह इंट्रोड्यूस करी गई तो उससे क्या हुआ, एक तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थी, सभी जगह फॉलो करी जाती हैं, और इससे कन्वीनियंस होने लगी हमारे रिज़ल्ट में। रिज़ल्ट हमें क्या, रिज़ल्ट पब्लिश करना होता है टाइम टू टाइम भी का ऑर्गेनाइजेशन, किस किस को ज़रूरत होती है, ओनर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, लैंडर्स वगैरह को ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं, टाइम कम लगता है और चीज़ें हमारी इफ़ेक्टिव होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डिफरेंशिएटेड एज फॉलोज: बेसिक, फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे वो 2 टाइप्स के हैं। आज हम फर्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसे। बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आए या फिर हमारे लॉन्ग नोट्स में आए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसका चार्ट ड्रॉ करा हुआ है, आप लोग भी चाहें तो अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमारी समझने में थोड़ा इजी हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स,
और हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है एग्ज़ाम्स में तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आंसर देते हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट holds that a business shall continue for an indefinite period and there is no intention to close the business. ओके स्टूडेंट्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, जब भी कोई हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोच करके करते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हमारा बिजनेस रन करेगा, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि हमने आज कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करा है वो सिर्फ 1 मंथ चले 2 मंथ चले, नहीं, हम सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एक्सपेंडिचर दैट विल रेंडर बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption fixed assets are recorded at their original cost and are depreciated in a systematic manner. इसमें कहा गया है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में कि हम अपनी जो भी हमारे असेट्स हैं उनको हम उनके ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में डेप्रिशिएट करते हैं, उनकी वैल्यू को। हम डेप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। In brief, an enterprise is said to be going concern when there is neither the intention nor the necessity to wind up its affairs. Okay students, क्या कहा गया इस कॉन्सेप्ट में, आपको बस ये समझना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये है कि हमारा बिजनेस कोई भी हम स्टार्ट करते हैं वो हम ये सोच करके करते हैं कि लॉन्ग टर्म तक रन करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने असेट्स को उनके ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिशिएट करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेकंड वन क्या है हमारा, द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या है स्टूडेंट्स, भाई देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन आज हुई है तो हम उसे आज ही रिकॉर्ड करेंगे। The accrual concept holds that a transaction is recorded at the time when it has taken place, not when the settlement in cash takes place. The concept is particularly important because it recognizes the assets, liabilities, income and expenses as when the transaction relating to it are entered into. For example, देखिए हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डे बाई डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डे टू डे कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे बिजनेस में। लेकिन फॉर एग्जांपल आज कोई ट्रांजेक्शन हुई है, हमने आज कोई प्रोडक्ट परचेज़ करा या फिर हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल करा, ठीक है, या सेल करा, वो हमने आज की तारीख में कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड भी आज की ही डेट में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि हम उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, हम उसे आज की डेट में ही रिकॉर्ड करेंगे। चाहे वो आज हमने क्रेडिट सेल करी है या क्रेडिट परचेज़ करी है, तो हम वो उसे आज की डेट में ही रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं जब हमें पैसा मिलेगा हम उस डेट में रिकॉर्ड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग व्हेनेवर एनी ट्रांजेक्शन अकर, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है जिस टाइम पर होती है हम उसी टाइम पे उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके सेटलमेंट के टाइम पर नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे थर्ड, द बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। द बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। क्या है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि बिजनेस सेपरेट है ओनर से, बिजनेस अलग है हमारा और ओनर अलग है, ये दोनों एक अलग अलग एंटिटीज़ हैं, सेम नहीं है ये। भाई देखिए ओनर की कैपिटल लगी हुई है, लेकिन बिजनेस रन हो रहा है, ओनर क्या है हमारा, क्रेडिटर है ना,
भाई उनकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल लगी हुई है तो हमें उन्हें पैसा भी देना है, जो प्रॉफिट हम उस पर हमें हो रहा है हमें उसमें से उन्हें शेयर भी देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या कहा गया है, द ओनर बीइंग कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस दे आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर to the extent of their capital. Their account with the business entity is credited or debited when capital is introduced by them or drawing is made. भाई देखिए, जब उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हमने उस टाइम पे ट्रांजेक्शन करी, और जब उन्होंने ड्राइंग करी कोई भी बिजनेस से कोई भी पैसा निकाला अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करी, तो हम उन चीज़ों को ही सिर्फ उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बिजनेस बिल्कुल अलग एंटिटी है। The business or accounting entity concept is a useful concept and from it has developed what may be called responsibility accounting. It has made possible to ascertain the result of operation of each department or division of an enterprise so that भाई देखिए बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, अगर हम दोनों की एंट्रीज को मैशअप कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। जो अगर हम दोनों को अलग ले करके चलेंगे, ओनर को अलग ट्रीट करेंगे और बिज़नेस को अलग ट्रीट करेंगे, मतलब इनकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या होगा, हमें रिज़ल्ट जो होगा हमारा वो क्लियर होगा, हमें दिक्कत नहीं होगी। क्या स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट transactions and events that can be expressed in monetary terms are recorded. In other words, accounting has money as the common denominator in recording and reporting all transactions. As we all know, जब हमने accounting की definition पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि accounting क्या है, एक आर्ट है जिसमें हमारी transactions रिकॉर्ड होती हैं, क्लासीफाई होती हैं, ओके स्टूडेंट्स, समराइज होती हैं और हम इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। पर हम किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। भाई हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हुई, मॉनेटरी का मतलब कैश में, जितनी भी डीलिंग हमारी कैश में हुई है या क्रेडिट पर, मतलब जिनको कि हम वैल्यू कर सकते हैं, हम इनको वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं किसमें, मनी फॉर्म में। तो सिर्फ हम जिनको ट्रांजेक्शन्स को वैल्यू कर सकते हैं मनी फॉर्म में, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। हम किसी भी, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बात हुई सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में या उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई लड़ाई हुई, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अपने बिजनेस में जो कि रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी में वैल्यू की जा सकती हैं, चाहे वो कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है या फिर क्रेडिट में हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लास्ट, द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड following the going concern concept, assuming that the business shall continue to operate for an indefinite period, thus the period up to which the enterprise will continue to operate and thereafter preparing the account become meaningless to the users। भाई देखिए क्या कहा गया है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले तो हम ये मान करके नहीं चलते हैं कभी भी बिजनेस में, बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपना बिज़नेस, आज कोई भी हमने बिज़नेस स्टार्ट करा है तो हम सोचते हैं लॉन्ग टर्म तक हमारा बिज़नेस रन करेगा, लॉन्ग टर्म तक हमारा बिज़नेस रन करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या है, भाई देखिए अकाउंटिंग पीरियड हमने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात करी है अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा वो 1 ईयर। अब 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स। अब देखिए वो हमारा अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 मंथ्स ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है
जो ये पीरियड है, इससे अगर हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें खुद भी समझने में आसानी होगी और जो हमारे यूज़र्स हैं, जो जिनके लिए हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, उन लोगों के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या कहा गया है, हमें अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही लॉन्ग रन तक अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, तभी वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं और हमारे यूज़र्स के लिए भी। भाई देखिए, हमारे पास हर ईयर का डेटा होगा तो हम क्या कंपैरिजन कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे और अपनी पॉलिसीज़ अच्छी से अच्छी बना पाएंगे जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।